नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स, वो बुलेटिन जहां आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या किसी अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं गोवा लिबरेशन डे के साथ। जानिए कैसे पुर्तगाली शासन से गोवा को मिली अपनी आजादी। गोवा लिबरेशन डे देश के इतिहास में 19 दिसंबर का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाकर भारत में शामिल किया था। 1961 में आजाद होने के बाद यह एक भारतीय राज्य बन गया। ऐसा कहा जाता है कि पूरे सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक काम करने में लगभग 3 दिन लगे और उसी ऐतिहासिक घटना के सम्मान में गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की, तब गोवा 450 सालों के पुर्तगाली शासन के तहत दबा हुआ था। पुर्तगाली भारत के कुछ हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत के पास सैन्य हस्तक्षेप के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। 18 दिसंबर 1961 से आयोजित हुए 36 घंटे के सैन्य अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय और इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के हमले शामिल थे। ऐतिहासिक क्षण के दौरान भारतीय सैनिकों ने थोड़े प्रतिरोध के साथ गोवा क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ इस क्षेत्र में 450 साल का पुर्तगाली शासन खत्म हो गया और इस क्षेत्र को भारत ने 19 दिसंबर 1961 को वापस ले लिया। अब गोवा मुक्ति दिवस गोवा में जश्न और उत्सव की तरह मनाया जाता है। राज्य में 3 अलग अलग स्थानों से एक मशाल जुलूस निकाला जाता है। ये सभी आजाद मैदान में मिलते हैं। ये वो जगह है जहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने गोवा की आजादी में अपनी जान गंवा दी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सुगम संगीत, कन्नड़ भाषा में कविता के साथ एक भारतीय संगीत शैली इस अवसर का सम्मान करने के लिए आयोजित की जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। योगासन को प्रतियोगी खेल के तौर पर मिली मान्यता। भारत सरकार ने योग को प्रतियोगी खेल के तौर पर 18 दिसंबर को मान्यता देने का ऐलान किया। यानी अब बाकी खेलों की तरह योग की भी राज्यों में योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन होगी और योगा के कॉम्पिटिटिव गेम्स के आयोजन किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक और केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने योगासन की प्रतियोगी खेल के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, खेलो इंडिया, नेशनल और यूनिवर्सिटी गेम्स में योगासन को प्रतियोगी खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा। श्रीपद नायक ने कहा कि योगा प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति भारतीय योग परंपरा से हुई है जो सैकड़ों सालों से चला रहा है। उन्होंने कहा कि योगा क्षेत्र के लोगों से करीब 3 से 4 साल तक सलाह मशवरा के बाद सरकार ने योगासन को प्रतियोगी खेल का दर्जा दिया है। योगासन योग का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण घटक है जो फिटनेस और सामान्य कल्याण में अपनी प्रभावकारिता के कारण दुनिया भर में प्रकृति और मानसिक रूप से लोकप्रिय है। एक खेल के रूप में योगासन की मान्यता से उत्पन्न होने वाली प्रतियोगिताओं से दुनिया भर के लोगों में योग के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। संसद के सत्र से जुड़ी एक खबर और उस खबर से जुड़े फैक्ट्स देखिए। खबर है कि नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी 2021 में होगा बजट सेशन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी थी और बताया था कि कई दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास रहती है और निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें वर्तमान में 9 मंत्री शामिल हैं, जिनमें रक्षा, गृह, वित्त और कानून शामिल है। समिति के निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिनके नाम पर सांसदों को सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया जाता है। संसद का संबंध संविधान के अनुच्छेद 85 में स्पेसिफाइड है। भारत में एक फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में आरंभ होता है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक संसद के 2 सत्रों की बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के एक साल में 3 यानी बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र की बैठक बुलाए जाने की परंपरा रही है। इसरो की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी 2020 के फैक्ट्स टू रिमेंबर देखते हैं।
इसरो की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर पॉलिसी पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने यहां विकसित टेक्नोलॉजीज के कमर्शियलाइजेशन के उद्देश्य से उसका ट्रांसफर इंडस्ट्रीज को करने के लिए पॉलिसी पर नया जोर देने का फैसला किया है। अंतरिक्ष एजेंसी रिवाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी गाइडलाइंस 2020 लेकर आई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदमों में से एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें कमर्शियल का पोटेंशियल हो और जिनकी प्रक्रिया में डॉस या इसरो केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों। सेंटर के भीतर एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल यानी टीटीसी की पहचान एंड टू एंड कोऑर्डिनेशन के लिए निर्धारित जिम्मेदारियों के साथ की जा सकती है। दोनों ही संगठन के भीतर यानी आविष्कारक, गुणवत्ता और परीक्षण दल और संभावित लाइसेंसधारी जो इन टेक्नोलॉजीज के सफल कमर्शियलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज का आयोजन यहां इसरो मुख्यालय से संचालित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस यानी CBPO के तहत एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्रुप यानी TTG ऑफिस के जरिए किया जाएगा। ऐसा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित सभी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए सेंटर लेवल TTC के माध्यम से सभी डॉस या इसरो सेंटर्स के साथ इंटरफेस बनाएगा। अब जानिए GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि सरकार ने देश भर में वाहनों की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी टोल कलेक्शन को फाइनलाइज कर दिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत अगले 2 वर्षों में टोल बूथ मुक्त हो जाए। वाहनों की मूवमेंट के आधार पर ही टोल राशि सीधे बैंक खाते से काट ली जाएगी, जबकि अब सभी कमर्शियल व्हीकल्स व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। सरकार पुराने वाहनों में GPS तकनीक स्थापित करने के लिए कुछ योजना लेकर आ सकती है। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मार्च 2021 तक टोल कलेक्शन 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। टोल कलेक्शन के लिए GPS तकनीक का उपयोग करके अगले 5 सालों में टोल आय 1.34 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। वाडा से जुड़ी खबर और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। भारत ने वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने का वादा किया है, जो इस ग्लोबल एजेंसी वाडा को साइंटिफिक रिसर्च बजट के लिए इनोवेटिव एंटी डोपिंग टेस्टिंग और डिटेक्शन मेथड्स विकसित करने में मदद करेगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के लिए शुरू की गई थी। एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की निगरानी शामिल है, जिनके प्रावधानों को डोपिंग इन स्पोर्ट के खिलाफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा लागू किया गया है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना साल 1999 में हुई थी। डिफेंस एक्विजिशन की पूरी खबर का निचोड़ देखिए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सौदे को दी मंजूरी। तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे 28,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण और हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 दिसंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जहां अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय की खरीद पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई DAC ने खरीद के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 28,000 करोड़ रुपए के 7 प्रस्तावों में से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं। इसके तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज को AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जाएगी। भारत ने 6 नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला किया है। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए विमान उपयोग में लाए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इन विमानों को विकसित करेगा। साथ ही 6 नए सर्विलांस एयरक्राफ्ट मिलने के बाद वायुसेना की निगरानी क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। IIT मद्रास को द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशंस के लिए इंस्टीट्यूट को द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। क्लिनिकल ग्रेड वेरिएबल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए वाइटल सेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें मोहन शंकर शिव प्रकाशम, फैकल्टी हेड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर यानी STIC द्वारा विकसित वायरलेस कंटिन्यूअस मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस और रिलेटेड स्मार्टफोन एप्स भी शामिल हैं। अन्य पुरस्कार आरआईएस के लिए है प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन द्वारा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट और शक्ति पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसे प्रोफेसर V कामकोटी कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
संस्थान को ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2019 और 2020 में टॉप इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन से सम्मानित किया गया। हमने जो आपको खबरें दिखाई, खबरों से जुड़े जो हमने आपको फैक्ट्स दिखाए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट देकर अवश्य दें। वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक भी करें। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ksgindia.com अवश्य विजिट करें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर भी अवेलेबल है। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।